ईरान परमाणु बम बनाएगा या बाज आएगा? इस सवाल का जवाब ओमान की रेत में तलाशा जा रहा है। बहुत खुलकर कहें तो कह सकते हैं कि दो दुश्मन बंद दरवाजों के भीतर गुफ्तगू कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर मैदान में हैं, जिसके लिए पहचाने जाते हैं। उसी चीज़ की तलाश में एक डील परमाणु मसले पर, वो भी ईरान के साथ। ट्रंप का लहजा वही पुराना है और मंसूबा नया। उन्हें बम नहीं बनाने देना है, किसी भी कीमत पर नहीं। ट्रंप खुलकर धमकी दे रहे हैं, अगर डील नहीं हुई तो ईरान का ऐसा हाल करेंगे जो उसने कभी देखा ना होगा। लेकिन अब जो वक्त है वो पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। बम बनाने के लिए यूरेनियम को एनरिच करना होता है, रिफाइन करना होता है, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के मुताबिक ईरान इस वक्त यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है। यह स्तर बम बनाने के इतना करीब है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ये मान चुकी हैं कि अगर ईरान चाहे तो महज एक हफ्ते में 5 बम बनाने लायक माल इकट्ठा कर सकता है। 2 हफ्ते में ये तादाद 8 तक पहुंच सकती है। तकनीकी तौर पर बम तैयार करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ईरान के पास वो वक्त भी है और गुप्त ठिकाने भी। अब ज़रा सोचिए, अगर ईरान अमेरिका की वार्ता फेल हुई तो क्या होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? और अगर ईरान पलटवार करता है तो क्या होगा? आज के शो में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले परिचय की रस्म निभा लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सबसे पहले जानिए ईरान की वो 2 परमाणु साइटें जो दुनिया के माथे पर शिकन पैदा कर रही हैं। पहली साइट है नतांज। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये साइट ईरान के पठार में करीबन 2.7 वर्ग किलोमीटर में फैली है। यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट का मुख्यालय है। इसे 3 मंजिल जमीन के नीचे बसाया गया है ताकि बमबारी से बचाया जा सके। और 2023 की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि ईरान इस साइट के ठीक बगल में पहाड़ के नीचे सुरंगें खोद रहा था। मतलब एक ऐसी जगह तैयार की जा रही थी जो शायद दुनिया के सबसे ताकतवर बमों की भी पहुंच से बाहर हो। दूसरी साइट है फोर्दो। ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के नीचे स्थित ये जानी मानी साइट है। इसे अमेरिका ने 2009 में दुनिया के सामने लाया था। यहाँ जगह सिर्फ एक फुटबॉल मैदान जितनी है, लेकिन अंदर 3000 सेंट्रीफ्यूज लगाए जा सकते हैं। और ये काफ़ी नहीं, ये साइट इतनी मजबूती से बनी है कि इसमें सैन्य इस्तेमाल की भी पूरी संभावना मानी जाती रही है। अब सीधे स्किप करते हैं 1 अप्रैल 2025। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया कि वो फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अपनी सैन्य तैनाती और बढ़ा रहा है। USS ट्रूमैन और USS विंसन जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने एक और खामोश लेकिन ज़बरदस्त कदम उठाया। B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया एयरबेस पर तैनात कर दिया। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर का वही छोटा सा टापू जिसे अमेरिका सिर्फ तभी एक्टिव करता है जब बात सीरियस हो। 1990 के दशक में जब अमेरिका इराक पर छुटपुट हमले कर रहा था तो सऊदी अरब ने अपने एयरबेस से मिशन चलाने में आनाकानी की। तब डिएगो गार्सिया से बगदाद पर हमला किया गया। डिएगो गार्सिया से ईरान 5300 किलोमीटर दूर है, यानी बम वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। वहीं B-2 बॉम्बर कोई आम फाइटर नहीं, ये वो जहाज है जो दुश्मन की नज़रों से बचकर आता है, यानी रडार पर नहीं पकड़ा जा सकता, और साथ लाता है 30,000 पाउंड का मैसिव पेनिट्रेटर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब। ये बॉम्बर जमीन के नीचे छिपी फोर्दो और नतांज जैसी साइट्स को निशाना बना सकता है। आपने घेराबंदी समझी, अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जानिए जो इस कहानी में और गहराई लाएगी। इजराइल पहले ही ईरान के कथित प्रॉक्सी नेटवर्क को कमज़ोर कर चुका है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती सबको झटके लगे हैं। साथ ही उसने अक्टूबर 2023 में ईरान की एयर डिफेंस पर भी बड़ा हमला किया। इस वक्त ईरान को सैन्य क्षेत्र में रणनीतिक तौर पर पहले के मुकाबले कमज़ोर माना जाता है और इस स्थिति के बीच ट्रंप खुलकर धमकी दे रहे हैं। अगर डील नहीं हुई तो ईरान का ऐसा हाल करेंगे जो उसने कभी देखा नहीं होगा। इन्हीं धमकियों के एक लंबे सिलसिले के बाद ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए तैयार कर लिया।
इस बातचीत के खेल में ट्रंप के वार्ताकार हैं अरबपति और उनके गोल्फ बडी स्टीव विटकॉफ, जो अब अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत भी हैं। वो ना कोई वैज्ञानिक है, ना कोई अनुभवी कूटनीतिज्ञ। इसके पहले वो न्यूयॉर्क के एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की गिरहें खोलने निकले हैं। ये तो हुई स्टीव विटकॉफ की बात। ईरान का किस्सा पुराना है। इसकी जड़ें उस वक्त से जुड़ी हैं जब 2015 में बराक ओबामा ने ईरान के साथ मशहूर परमाणु समझौता किया था। इसमें ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया था। बदले में अमेरिका समेत दुनिया ने उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी थी। ट्रंप ने सत्ता में आते ही उस समझौते को बुरा सौदा बताकर फाड़ फेंका। 2018 में अमेरिका पीछे हटा, ईरान पर सैंक्शंस फिर से लगा दिए। इधर ईरान ने भी धीरे धीरे बंधन तोड़ना शुरू किया और आज वो उस बिंदु पर खड़ा है जहां सिर्फ बम बनाने का इरादा चाहिए। ताकत तो है ही, लेकिन राजनीति इतनी सीधी नहीं होती। हालात ऐसे हैं कि खुद ईरान के अंदर भी बेचैनी है। पहले वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के तर्ज पर दूसरे कार्यकाल में भी ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उस पर मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन शुरू किया। फिर अचानक से ईरान ने हामी भर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 10 अप्रैल को एक रिपोर्ट छापी थी। इसके मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई को उनके ही करीबी अफसरों ने वार्ता के लिए मजबूर किया। उन्हें समझाया कि अगर बातचीत नहीं हुई तो ना सिर्फ अमेरिका और इजराइल से हमले होंगे बल्कि मुल्क के अंदर भी बगावत भड़केगी। नाम लिया गया मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का। ये ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व प्रमुख हैं और वर्तमान संसद प्रमुख। इन्होंने खामनेई से कहा, अगर जंग और आर्थिक तबाही एक साथ आई तो निज़ाम नहीं बचेगा। ये रिपोर्ट कहती है कि राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने भी खामनेई को वार्ता के लिए मनाया। खामोश खामनेई आखिरकार माने, पर शर्तों के साथ। उनका कहना है कि यूरेनियम के एनरिचमेंट घटाने और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात हो सकती है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बातचीत नहीं होगी। ये हमारी सुरक्षा के लिए है और इस पर समझौता नहीं होगा। अब इन दोनों के बीच वार्ता हो रही है ओमान में। पहली बैठक 12 अप्रैल को हुई, अगली 19 अप्रैल को है। दोनों देशों में कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है, इसलिए दोनों मध्यस्थों के जरिए बातचीत करते हैं। ट्रंप चाहते थे सीधी बात हो, लेकिन ईरान का कहना था कि बात होगी तो मध्यस्थ के जरिए, ओमान के जरिए इनडायरेक्ट। फिर बैठक हुई और स्टीव विटकॉफ ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची से सीधी बात भी की। इस बार फर्क ये है कि पिछली बार 2015 में ईरान और 6 और देशों ने मिलकर बात की थी। अब रूस, चीन और यूरोप किनारे खड़े हैं। सिर्फ अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं और बीच में ओमान। ट्रंप की कई मांगे हैं। ईरान परमाणु कार्यक्रम रोके, उसके पास जो यूरेनियम है उसे किसी तीसरे मुल्क को सौंप दे, अपने परमाणु ठिकाने तबाह करे, अपने क्षेत्रीय प्रॉक्सी जैसे हूती, हमास और हिजबुल्लाह से हाथ खींचे। लेकिन ईरान का कहना है कि मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। अलबत्ता क्षेत्रीय नीति पर बातचीत की गुंजाइश है। ईरान बातचीत के लिए मजबूर है, लेकिन आत्मसमर्पण के लिए नहीं। 16 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कड़े शब्दों में अमेरिका को जवाब दिया, यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा अधिकार है, ये कोई सौदेबाजी की चीज़ नहीं। ये बयान उस वक्त आया जब एक दिन पहले स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि अगर ईरान को डील करनी है तो उसे अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को बंद करना होगा। वार्ता 19 अप्रैल को ओमान में दोबारा होने वाली है, लेकिन उससे पहले ईरान एक और कूटनीतिक चाल चल चुका है। अब्बास अराकची रूस जाएंगे और वहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई का एक निजी पैगाम सौंपेंगे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका चाह रहा था कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार रूस जैसे किसी तीसरे मुल्क को सौंप दे, लेकिन द गार्डियन में की छपी एक रिपोर्ट बताती है कि तेहरान इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकराने जा रहा है। क्रेमलिन से जब पूछा गया कि क्या रूस इसके लिए राजी है तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इधर 15 अप्रैल को वॉशिंगटन में भी हलचल थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने अपने टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ बंद दरवाजों के पीछे एक अहम बैठक की। एजेंडा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उस पर होने वाली दूसरी निर्णायक बातचीत। इस बातचीत से पहले ट्रंप ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी सीधा संवाद किया। लेकिन एक तीसरा प्लेयर भी है जो बातचीत में हो ना हो लेकिन पिक्चर में इसकी भी जगह बनती है, इजराइल। इजराइल की बेचैनी और तेज है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार ईरान को सबसे बड़ा खतरा बताते आए हैं। उनकी राय में इजराइल के लिए सिर्फ एक खतरा है, ईरान, ईरान और सिर्फ ईरान। लेकिन इन्हीं नेतन्याहू के सामने ट्रंप ने बातचीत की घोषणा की थी। तब वो ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अपने दूसरे दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे। नेतन्याहू के चेहरे पर शिकन साफ थी। इजराइल का पक्ष डील बनाने में नहीं रहा है,
2024 में इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की प्लानिंग भी कर रहा था, लेकिन अमेरिका का साथ नहीं मिला। क्या अब की ऐसा होगा? कि ना ईरान लड़ना चाहता है क्योंकि ईरान बहुत ही कमज़ोर हालत में है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, ना इंडस्ट्री चल पा रही है, ना बिजली है, घंटों के लिए पावर कट्स होते रहते हैं, करेंसी कोलैप्स कर रही है, ऊपर से युद्ध की स्थिति नहीं है, इजराइल ने काफ़ी हमला करके नुकसान पहुंचा दिया है एयर डिफेंसेस को। तो ईरान की हालत इस वक्त है नहीं कि जंग कर सके, और अमेरिका जंग नहीं चाह रहा क्योंकि ट्रंप का जो बेस है वो मिड वेस्ट और इनर अमेरिका का बेस है। जो ज़्यादातर लोग जो अमेरिका की फौजों में लड़ते हैं वो वहाँ से आते हैं। वो लोग एक और जंग नहीं लड़ना चाहते, ना मिडल ईस्ट में ना कहीं और। इसीलिए ट्रंप का कैंप खुद ही डिवाइडेड है, उनका कैबिनेट, यानी कि जो लोग जिनका पॉलिटिकल बेस है वहाँ पे इनर अमेरिका में, मिडिल अमेरिका जिसे कहते हैं, जैसे कि जेडी वैंस, जैसे कि पीट हेग्सेथ, वो सब खिलाफ हैं। विटकॉफ भी खिलाफ हैं कि हम जंग नहीं करना चाहते, वो डील देखना चाहते हैं। इसीलिए वो इजराइल की पोजीशन से हट के हैं। इजराइल की पोजीशन है कि पूरा एलिमिनेशन होना चाहिए, मिसाइलों का भी, वेपन्स का भी, और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम का भी, हर तरह का एलिमिनेशन होना चाहिए। पर ये लोग कह रहे हैं कि ईरान इस बात पे मानेगा नहीं, ये तीनों कह रहे हैं, और इसलिए हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ट्रंप के कैंप में दो और लोग हैं जो हार्ड लाइनर हैं। मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, और क्या नाम है उनका, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, माइक वॉल्स, वो भी कह रहे हैं कि दोनों चाहते हैं कि वो हार्ड लाइनर हैं कि नहीं, बिल्कुल हमें वही करना चाहिए जो बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दे हर चीज, उनका मिसाइल प्रोग्राम, वेपन्स प्रोग्राम, ये वो सब कुछ, एनर्जी प्रोग्राम, बेसिकली नेतन्याहू की लाइन पर। मेरे ख्याल से ट्रंप इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन असली सवाल इससे भी आगे का है, क्या वाकई इन परमाणु साइट्स को बमबारी से मिटाना मुमकिन है? विशेषज्ञ कहते हैं कि नहीं, इतना आसान नहीं। हाँ, हमला हो सकता है। अमेरिका और इजराइल की साझा ताकत कुछ समय के लिए ईरान के प्रोग्राम को धीमा जरूर कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से उसे रोक पाना नामुमकिन नहीं तो बेहद कठिन है। क्यों? क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कई जगहों पर फैली हैं। कुछ ठिकानों के बारे में IAEA, संयुक्त राष्ट्र का परमाणु निगरानी संस्थान, तक को भी जानकारी नहीं। अगर हमला होता है तो ईरान UN इंस्पेक्टर्स को देश से निकाल सकता है, और सबसे खतरनाक बात, हमला ईरान को मजबूर कर सकता है कि वो अपने कार्यक्रम को पूरी तरह ज़मीन के नीचे ले जाए और तेज़ी से बम बनाने की राह पर निकल पड़े। इसलिए एक स्ट्राइक सिर्फ एक अलार्म है, समाधान नहीं। ऐसा हमला महज एक कोशिश होगी सैन्य दबाव वापस लाने की, जिससे ईरान को ब्रेकआउट टाइम को फिर 1-2 साल पीछे खींचा जा सके। ब्रेकआउट टाइम यानी वो समय जब ईरान बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार कर ले। माना जा रहा है कि आज की तारीख में ये कुछ हफ्तों का मामला है। हम बार बार माना जा रहा है, माना जाता है, ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। फिर कभी कहीं से कोई खुलासा होता है और एक धारणा बनाई जाती है। तो सवाल यही है, मौजूदा जानकारियों को ध्यान में रखा जाए तो क्या बम गिराकर परमाणु बम बनाने से रोका जा सकता है, या फिर बम गिराना बम बनने की रफ्तार ही बढ़ा देगा? हाँ, अमेरिका अगर हमला करेगा तो तबाह कर सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास बंकर बस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो अंदर घुस के मार सकते हैं। इजराइल के पास नहीं है। पर जवाबी हमले में ईरान भी कुछ करेगा, बल्कि कुछ नहीं, काफी कुछ करेगा, तो जिसका शायद भार, जैसे मैंने बताया, अमेरिका उठाने को तैयार नहीं है। 2016 में जब ट्रंप चुनावी मैदान में थे तो उन्होंने कहा था ओबामा की टीम को बस उठकर चले जाना चाहिए था, ईरान गिड़गिड़ाता पीछे आता। अब उन्हीं ट्रंप के पास वही मौका है, लेकिन इस बार शतरंज की बिसात ज्यादा बारीक है और वक्त वो भी कम है। 18 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। स्नैपबैक सुनने में भले ही हल्का लगे, लेकिन ईरान के साथ पुराने वाले परमाणु समझौते में ये सबसे ताकतवर कूटनीतिक हथियारों में से एक है। ये एक इमरजेंसी ब्रेक की तरह है। अगर ईरान अपने परमाणु वादों को तोड़े तो संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रतिबंध बिना वोटिंग के दोबारा लागू हो सकते हैं। ये प्रावधान 2015 के समझौते में शामिल किया गया था। अब जब 18 अक्टूबर 2025 करीब आ रहा है, यानी उस समझौते का 10वां साल, तब स्नैपबैक फिर चर्चा में है।
अगर ये वार्ता नाकाम रही तो ये प्रावधान एक झटके में ईरान पर फिर से वैश्विक प्रतिबंधों की बारिश कर सकता है। दूसरी तरफ इसी वक्त ईरान के अंदर हालात खराब हैं। बिजली का टोटा, पानी की कमी, उद्योगों का ठप पड़ना, करेंसी डॉलर के सामने ऐतिहासिक गिरावट झेल रही है। ये सब मिलकर आम लोगों में एक बगावत की आग सुलझा रहे हैं और अगर ऊपर से बम बरसने लगे तो वो आग मुल्क की बुनियाद भी हिला सकती है। तो अब ये सवाल सिर्फ यूरेनियम का नहीं, अब ये सवाल एक निज़ाम के बचने या गिरने का है। आगे क्या होगा जरूर बताएंगे। बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहां मैरीलैंड राज्य की फेडरल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को तगड़ी डांट लगाई है। कहा है कि जिन कुछ लोगों को गलत तरीके से दूसरी जगह डिपोर्ट कर दिया गया है उनको तत्काल वापस लाएं। कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाया जिसके तहत एक शख्स को डिपोर्ट कर अल सल्वाडोर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे वापस लाने से टालमटोल किया जा रहा है। डिपोर्ट हुए शख्स का नाम है किल्मर अब्रेगो गार्सिया। वो लगभग 14 साल से वर्क परमिट पर अमेरिका में रह रहे थे। बीते दिनों वो क्रिमिनल गतिविधियों में पकड़े गए, फिर अल सल्वाडोर की जेल में डिपोर्ट कर दिए गए। 15 अप्रैल को जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो जस्टिस पाउला जिनिस ने ट्रंप प्रशासन को फटकार लगाई। कहा कि उन लोगों ने गार्सिया को वापस लाने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया। जस्टिस ने आगे कहा, कोर्ट 2 हफ्ते के भीतर प्रशासन से गार्सिया को अमेरिकी धरती पर वापस लाने के प्रयासों के बारे में शपथ पत्र के साथ पूरी टाइमलाइन देने की मांग करेगी कि कब तक उसे वापस लाया जाएगा। इस मामले में अप्रैल की शुरुआत में भी जस्टिस पाउला जिनिस ने ट्रंप प्रशासन से गार्सिया की रिहाई में मदद करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने उनकी वापसी के लिए मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया था। साथ ही कहा था कोर्ट प्रेसिडेंट के कूटनीतिक फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। 10 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने अमेरिकी सरकार को उनकी वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन सरकार ने स्वीकार किया कि उन्हें गलती से वहां भेज दिया गया है। इसके बाद अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने कहा ये अल सल्वाडोर की जिम्मेदारी है कि वो गार्सिया को वापस भेजे। वहीं कोर्ट में ट्रंप प्रशासन 15 अप्रैल को जस्टिस पाउला जिनिस को बताया कि उनके पास गार्सिया को जबरन वापस लाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वो वहां का मूल निवासी है। इसी मामले पर अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले से सवाल किया गया। जब वे अपने यूएस यात्रा के दौरान ट्रंप के साथ मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने गार्सिया को अमेरिका भेजने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा करना आतंकी की तस्करी करने जैसा होगा। अगली सुर्खी यूके से। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा कि महिला वही मानी जाएगी जो जन्म से बायोलॉजिकल रूप से महिला हो, मतलब इसमें ट्रांस महिला शामिल नहीं हो सकती। ये फैसला देते हुए उन्होंने समानता कानून का हवाला दिया। जस्टिस पैट्रिक हॉज ने बताया कि 5 जजों ने एक मत से यह फैसला दिया है कि समानता कानून में महिला और लिंग शब्द का मतलब जैविक महिला से है। इस फैसले के अनुसार कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिसे कानूनी रूप से भले ही महिला माना गया हो उसे समानता कानून के तहत महिला नहीं माना जाएगा। यह मामला 2018 में स्कॉटिश संसद की तरफ से पास किए गए कानून से जुड़ा है, जिसमें कहा गया था कि स्कॉटलैंड के पब्लिक बॉडीज की बोर्ड में 50% महिलाएं होनी चाहिए। इस कानून में ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी महिलाओं की परिभाषा में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस परिभाषा को गलत ठहराया है, लेकिन इस कानून को एक महिला अधिकार समूह फॉर वुमेन स्कॉटलैंड ने चुनौती दी थी। उनका कहना था कि महिला की यह नई परिभाषा कानूनी अधिकारों की सीमा से बाहर जाती है। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।